कभी कभी हमारी स्माइल उतनी परफेक्ट नहीं लगती जितना हम चाहते हैं। शायद दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर गैप्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम कर देते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्माइल को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं और दांतों की हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो आज का एपिसोड पूरा देखिए, क्योंकि आज संजीवनी की डेंटल केयर सीरीज में हम बात करने वाले हैं टीथ अलाइनमेंट की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संजीवनी में हमारी डेंटल केयर पर एक सीरीज चल रही है और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टीथ अलाइनमेंट की। टीथ अलाइनमेंट क्यों कराए जाते हैं, इनके फ़ायदे क्या क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना सैयद। आई स्माइल डेंटल सेंटर पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक चल रही प्रैक्टिस है। इस क्लिनिक का नेतृत्व डॉक्टर सैफ सैयद और डॉक्टर सना सैयद द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सना सैयद एक प्रमाणित सौंदर्य और कॉस्मेटिक डेंटल चिकित्सक हैं। आप इंडियन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। आप प्रतिष्ठित पुरस्कार आउटस्टैंडिंग डेंटिस्ट ऑफ द ईयर और एस्थेटिक प्रैक्टिस ऑफ द ईयर की प्राप्त करता है। डॉक्टर सना सैयद स्माइल केयर एक्सपर्ट के रूप में फेमिना मिस इंडिया 2013 के पैनल में थी और मिस्टर एंड मिसेस पर्सनालिटी पुणे 2019 के पैनल में भी विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद रही। अब तक उन्होंने पूरे भारत में 300 से अधिक डेंटल चिकित्सकों को कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक जैसे विषय पर प्रशिक्षित किया है। आप कुलजर इंटरनेशनल में प्रमुख ओपिनियन लीडर भी हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो मैम, आज हम बात करने वाले हैं टीथ अलाइनमेंट पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि टीथ अलाइनमेंट होता क्या है। टीथ अलाइनमेंट बेसिकली अगर आपके दांत आगे पीछे हैं या क्राउडेड है या गैप्स है दांतों में या कोई भी कारण से आप ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, नॉट ओनली जस्ट फॉर लुक्स बट ऑल्सो के फंक्शन बेटर करे, या कई बार लोगों में ऐसे होता है कि ऊपर की सरफेस पे डिके नहीं होता है, दो दांतों के बीच में सड़न चालू होती है एंड वो इतनी फास्ट फैलती है कि वो रूट कनाल में चली जाती है इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। तो इन लोगों में अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है एंड इनफैक्ट करेंगे तो उनके लिए बेटर होता है कि ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो मैम, अभी आपने कुछ कंडीशंस बताई जहाँ पे टीथ अलाइनमेंट कराना ज़रूरी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि और क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर टीथ अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। टीथ अलाइनमेंट पहले तो एक प्रोफेशनल रीज़न से भी किया जाता है, जैसे कि अगर कोई है जो कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने रहता है जी, ओके, और उनके दांतों में गैप्स है या उनके दांत क्राउडेड है या उनके दांत आगे है तो उनका प्रोफाइल ठीक नहीं लगता है और ओवरऑल अपीयरेंस पे इफेक्ट होता है, तो इन लोगों में तो इट्स वेरी गुड कि मेंटेन हो जाएगा और अच्छा एक अपीयरेंस आएगा। दूसरा उसका एडवांटेज ये है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है जी। आपके दांत में कुछ भी आर्टिफिशियल लगाया नहीं जाता है। स्टार्ट होता है जब आपके नेचुरल दांत है वो ही माल अलाइंड होते हैं या गैप्स होते हैं या आगे पीछे होते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट एंड होता है तो आप ही के दांत हैं जो सही पोजीशन में जाते हैं। ये यूजुअली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक वेरिएशन। जैसे कि मम्मी से जॉ का शेप ले लिया या साइज ले लिया, पर फादर से टीथ का साइज ले लिया, तो उसमें क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। वेरिएशन होने के कारण अगर जॉ बड़ा है, दांत छोटे हैं तो गैप्स होंगे जी। अगर जॉ छोटा है और दांत बड़े हैं तो फिर क्राउडिंग होगी। इट्स लाइक आप लोकल ट्रेन में जा रहे हो जो ऑलरेडी पैक्ड है, लेकिन कई लोगों को फिर से वापस आना है, तो जो भी अवेलेबल स्पेस है वो उसी में आएगी। दूसरा रीजन ये है कि 18 इयर्स के बाद यूजुअली हमारा विजडम टूथ इरप्ट होता है, इसीलिए उसको कहते हैं विजडम टूथ। ये बाद में आता है। अगर उसको आने के लिए सही पोजीशन नहीं है और इनफ जगह नहीं है तो वो बाकी के सारे दांतों को पुश करते हुए आएगा। जैसे ही वो आया तो उसने सारे दांतों को इस तरीके से पुश किया कि आगे पूरी क्राउडिंग आगे पीछे हो जाते हैं दांत। तो ये भी दूसरा रीजन है। तो ऐसे लोगों में अगर उन्होंने अलाइन कराया उनके दांत तो ओरल हाइजीन के लिए भी अच्छा हो जाता है, उनके लुक्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं
और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उनको मिल जाता है विदाउट देयर बीइंग एनीथिंग आर्टिफिशियल। अगर कुछ आर्टिफिशियल नहीं है तो आपको बार बार रीडू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ है। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद यू विल हैव टू रीविजिट इट, वापस करना पड़ेगा कुछ। लेकिन ब्रेसेस एक इस तरीके का ट्रीटमेंट है, या आप अलाइनर कह लो या फिक्स्ड ब्रेसेस कह लो, एक बार आपने कर लिया और उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस अगर आपने फॉलो किए जो भी डॉक्टर ने कहा है, तो आपको फिर से यूजुअली कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो मैम जैसे अभी आपने बताया कि अलाइनर्स ज़रूरी होते हैं अगर आपके दांतों में क्राउडिंग है या अगर आपके दांतों में स्पेस ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ब्रेसेस लगवाना पसंद नहीं है क्योंकि उससे पेन भी बहुत होता है, ऑल्सो बहुत सारे कारण होते हैं अलग अलग। तो उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं? अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं, फिक्स्ड ब्रेसेस में भी कई तरह के ब्रेसेस आने लगे हैं। एक तो मेटल है जो हमको पता है कन्वेंशनल, वो एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आपके दांत पे चिपकाया जाता है एंड वो एक वायर, दैट इज व्हाट रन्स। तो आपको यूजुअली स्कूल गोइंग एज में यही दिखेगा कि सारे जो लोग हैं वो यूजुअली यही ऑप्ट करते हैं। दूसरा कैटेगरी हो गया सिरेमिक ब्रेसेस। सिरेमिक जो है उसका मेटल का जो ब्रैकेट है वो सिरेमिक होता है, वाइट कलर का होता है, तो एक लंबे डिस्टेंस पे वो दिखता नहीं है, हालांकि उसकी जो वायर है वो फिर भी मेटल की ही है, स्टेनलेस स्टील की ही है, तो कुछ एक्सटेंड तक फिर भी दिखती है। लेकिन बच्चों में स्कूल गोइंग एज में हम फिक्स्ड ब्रेसेस ही रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, हमेशा नहीं फॉलो करते जो इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन फॉर अडल्ट्स, जैसे कि आपने बोला कि कई लोग उनको पहनना अच्छा नहीं लगता है, या वो ऑलरेडी जॉब में है, या वो कैमरा को फेस कर रहे हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, अडल्ट ब्रेसेस के लिए हम रिटेनर्स देते हैं अपर लोअर जो रिमूवेबल है, उसको कहते हैं हम अलाइनर्स। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है जिन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, यूएस बेस्ड कंपनी है इनविसालाइन। लेकिन उसके साथ साथ काफी इंडियन कंपनीज ने भी अभी स्टार्ट किया जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उसमें आपको फिक्स्ड ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, निकाल कर आप ब्रश कर सकते हैं, पर आपको 22 आउट ऑफ 24 आवर्स इन अ डे वो पहनना है। लेकिन कहिए कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, या आपको कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी है, तो आप 2-3 घंटे नहीं पहनना चाहते, यू कैन डू दैट। फिर एवरी अलाइनर जो है वो हर 15 दिन में चेंज होता है। तो हर केस अलग अलग होता है। कोई केस है जो इजी केस है तो 20 अलाइनर्स होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हो सकता है 50 अलाइनर्स भी हो। तो हर अलाइनर आपको 15 डेज के लिए पहनना होता है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इस तरीके का ट्रीटमेंट है कि विदाउट फिनिशिंग या कमिटिंग टू द ट्रीटमेंट आप आपका एंड रिजल्ट देख सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। आपका पूरा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो एक कंप्यूटर डिजाइन करता है इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आपको दिखाया जाता है कि हर मंथ में क्या चेंज एक्सपेक्टेड है, और स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद, जैसे 12 मंथ्स के पीरियड के बाद, 15 मंथ्स के पीरियड के बाद आपके दांत कैसे दिख सकते हैं। तो इसमें गैप्स क्लोज हो सकते हैं, इसमें जो क्राउडिंग है वो करेक्ट हो सकती है। अच्छा, कई बार लोगों की बड़ी डीप बाइट होती है, मतलब अगर हमारा फेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनका लोअर हाफ ऐसे लगता है बहुत कोलैप्स्ड है, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरीके की डिजाइन कर सकते हैं बाइट जिसमें सारे दांतों पर यूनिफॉर्म बाइट आए। कुछ दांतों पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, कुछ दांतों पर कम आ रहा है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर ऑल एज ग्रुप्स नाउ, आई वुड से। जी, सो मैम जब हम टीथ अलाइनमेंट की बात करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेजर कितना टाइम लगता है, कैसा प्रोसीजर रहता है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है कह सकते हैं वो कितनी होती है? सबसे पहले तो ये इस तरीके का ट्रीटमेंट है कि अगर आप जल्दी में, तो आपके लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, ये एक स्लो प्रोसीजर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी आर्टिफिशियल आपके माउथ में नहीं रहेगा वंस यू फिनिश द ट्रीटमेंट। तो मिनिमम जो मैंने देखा है वो 10 मंथ्स का ट्रीटमेंट देखा है। बट वो ट्रीटमेंट होने के बाद भी डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको रिटेनर्स पहनना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी सिंपल। दांत जो है उनको भी एक मेमोरी है, तो जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो वहीं जाना उनको पसंद है। तो एक बार आपके टीथ का मूवमेंट हो भी गया, अगर वो प्रॉपर आर्च फॉर्म में आ गए, उनके गैप्स बंद हो गए, या उनका अलाइनमेंट क्राउडिंग ठीक हो गया, फिर भी 6 मंथ्स टू 1 ईयर उसको उस पोजीशन में पकड़ के रहना जरूरी है, ताकि अराउंड जो उसकी बोन है आजू बाजू की वो मैच्योर हो सके। जैसे आपको फ्रैक्चर होता है तो हील होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि स्लिंग में रहता है आपका हाथ, मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए वो हील हो जाता है। लेकिन आप माउथ में वो नहीं कर सकते हो। यू आर गोइंग टू ईट,
एग्जैक्टली तो अगर आप जैसे खाओगे तो दांतों के ऊपर प्रेशर आएगा, तो दांत अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपनी मेमोरी से वापस जा सकते हैं। इसलिए कई बार लोग करते हैं कि अरे ब्रेसेस किया था लेकिन वापस दांत वैसे हो गए जैसे पहले थे, क्योंकि उन्होंने रिटेनर्स नहीं पहने, तो दांत अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ट्रीटमेंट तो ज़रूरी ही है, लेकिन उसके बाद भी रिटेनर भी पहनना बहुत ज़रूरी है। और पहले एक एक्रिलिक प्लेट आती थी जो बिल्कुल एस्थेटिक नहीं थी, तो वैसा नहीं है। अभी क्लियर प्लेट्स दिए जाते हैं, क्लियर अलाइनर्स दिए जाते हैं जो रिटेन करते हैं दांतों को फॉर 6 मंथ्स 1 ईयर। तो काफ़ी सिंपल हो गया है केस, काफ़ी इजी सॉल्यूशंस हो गए, लेकिन हाँ स्लो प्रोसीजर है और टाइम लगता है। और क्या ये हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल होता है? हाँ, अब जो फिक्स ब्रेसेस है वो तो स्कूल गोइंग एज में हम करते ही हैं। अडल्ट्स के लिए भी हम अलाइनर्स काफ़ी हद तक करते हैं। कई अडल्ट्स जो ऐसे हैं जो फिक्स्ड भी नहीं माइंड करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है इट्स ओके, मुझे ज़रूरत है इसकी और मेरे दांतों का कंडीशन इससे बेटर होने वाला है, सो व्हाई नॉट। तो फिक्स्ड भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो इतने कंप्लायंट नहीं है जी, और शायद नहीं पहनेंगे 22 आउट ऑफ 24 आवर्स। लेकिन अभी जो मैंने केस किया है वो एक 58 ईयर ओल्ड लेडी भी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती, एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं बोल सकती कि हर एज ग्रुप में होगा। 2 एक्सरेज लेने पड़ते हैं, एक है ओपीजी, दूसरा है लैटरल सेफेलोग्राम। उसमें आपके दांत के पोजीशन, आपके जॉ की डेंसिटी और दांत की हेल्थ कैसी है जॉ के अंदर, उसको वो सब कुछ एनालाइज किया जाता है। आपके गम के कंडीशन को एनालाइज किया जाता है। अगर कंडीशन अच्छी है, दांत स्ट्रॉन्ग है, तो ही ये ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो एनालाइज करना पड़ता है। जी दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक और डॉक्टर का हमसे जुड़ने का। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सैफ सैयद। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू संजीवनी। थैंक यू। डॉक्टर सैफ, आज हमारी चर्चा हो रही है टीथ अलाइनमेंट पे। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी राय दें कि टीथ अलाइनमेंट के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और किस तरह से प्रोसीजर क्या सेफ होता है, क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत होती है। पहले तो मैं ये कहूँगा और सारे लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं कि टीथ अलाइनमेंट बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप हाँ, इसे कोई भी एज में करा सकते हैं, मगर आपने ये जितना आपके अर्ली ईयर्स में कराया उतना बेटर है। 20s में या 30s में कराया तो एज कम्पेयर टू व्हेन यू इन योर 40s। 40 ईयर ओल्ड भी पेशेंट्स करा रहे हैं आजकल, टीथ अलाइनमेंट कर रहे हैं, दांत थोड़े आगे पीछे हैं, टेढ़े हैं, उन्हें सीधा कर रहे हैं, तो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसीलिए लोग और इसमें जा रहे हैं। ईजी है, डालने के लिए ईजी है, निकालने के लिए ईजी है। एक कॉन्सेप्ट है अलाइनर्स करके जो बहुत ईजी हो जाता है पेशेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, थोड़ा सॉफ्ट खाना है, टीथ को अच्छे से ब्रश करना है, अगर टीथ पे ब्रेसेस लगे हैं तो उसे कैसा क्लीन रखना है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, केयर लेना है आपको घर पे, क्योंकि ये एक चीज़ है जो एक डेंटिस्ट आपको देता है, एक अप्लायंस है, आर्टिफिशियल अप्लायंस है। इसे टीथ के ऊपर पहना जाता है या आपके टीथ के ऊपर उसको चिपकाया जाता है। तो आपको होम केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको अच्छे से वॉश करना है, क्लीन रखना है, ये टूटे ना इसका ध्यान रखना है आपको। कुछ हैबिट्स है जैसा स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, आपको ये सब चीज़ें अलाइनमेंट के साथ, या टीथ आप अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ब्रेसेस कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अदरवाइज देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, 1-1.5 साल का ट्रीटमेंट है, मगर उसके होने के बाद भी आपके टीथ पूरे स्ट्रेटन हो जाते हैं और ये आपके बोन पे, आपके दांत पे, आपके कोई मसल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैफ, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को टीथ अलाइनमेंट पे इतनी ज़रूरी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो डॉक्टर सना, अब हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले समझा था टीथ अलाइनमेंट होते क्या है, हर एक एज ग्रुप के लिए क्या ये सूटेबल होते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही थी कि अगर आप अलाइनर्स नहीं पहनते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से गैप्स आ सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेते हैं, अलाइनर्स भी पहनते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो टीथ है वो रिलैप्स होता है। तो ये क्यों होता है, किन कंडीशंस में होता है? कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो अगर उन्होंने ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया है ऑपरेटिंग डॉक्टर ने, उसके वजह से रिलैप्स हो सकता है। पहली हैबिट तो है टंग थ्रस्टिंग हैबिट। टंग थ्रस्टिंग एक ऐसी हैबिट है जो हम 6 साल 7 साल के होते हैं तब हमारी टंग एक ऑल्टर्ड पोजीशन में चली जाती है, जो एक अडल्ट पोजीशन है। तो यूजुअली हमारी जो टंग है वो हमारे अपर 2 टीथ
कि जस्ट पीछे रेस्ट करती है जी। और उसकी जो बॉडी है वो ऊपर का जो हमारा पैलेट या टालू है उसके डीप एरिया में जाके बैठता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उनके टंग को ऊपर नीचे के दांतों के बीच में लाकर बार बार प्रेस करते हैं। अब हम ये समझना बहुत जरूरी है कि टंग भी एक मसल है और लिप्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं है कि उसके प्रेशर को काउंटरएक्ट कर सकें। अगर आप जिम जाएंगे और एक ही डंबल उठाते रहेंगे तो एक ही तरफ का हाथ डेवलप होगा। उसी तरह से टंग इतनी पावरफुल हो जाती है क्योंकि एक छोटी सी एरिया में पावरफुल मसल है वो जी। प्रेस करने के वजह से टंग की साइज भी बड़ी होती है जिसको हम कहते हैं मैक्रोग्लॉसिया। ठीक है। और पुश करने के वजह से दांत जो है वो ऐसे जापानीज फैन की तरह फ्लेयर आउट होते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि पहले गैप्स नहीं थे, अब गैप्स होने लगे हैं और ये अडल्टहुड में ये गैप्स आते हैं, बच्चों में नहीं देखा जाता क्योंकि ये बच्चों की हैबिट है। तो अगर ये बचपने की हैबिट हमारी नहीं छूटती है और अडल्टहुड में कंटिन्यू होती है तो इसके रिलैप्स होने के चांसेस हैं। एक ये हैबिट हो गई। दूसरी हैबिट है अगर हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं, कई लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन रहता है नोज के अंदर एडेनॉइड्स के वजह से या साइनस भी होता है बहुत से लोगों कई बार कंजेशन भी रहता है। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर चलते ही रहा तो उनको हैबिट हो जाती है, वो माउथ से ही ब्रीथ करते हैं। उस कंडीशन में दांत के गम्स की कंडीशन भी प्रॉब्लम होती है, गम्स ब्लीड भी होते हैं, दांत का शेप भी ऑल्टर होता है, आगे के फ्रंट टीथ लंबे हो जाते हैं, उनका बाइट भी चेंज होता है। तो माउथ ब्रीदिंग के वजह से भी रिलैप्स हो सकता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो बच्चों में हम देखते हैं वो है थंब सकिंग। जी। अगर उन्होंने ट्रीटमेंट किया है और बाद में भी थंब सकिंग उनकी कंटिन्यू रही तो ये ऊपर के जो दांत है वो वापस बाहर आएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके वजह से रिलैप्स हो सकता है। ओके मैम, अगर किसी ने ट्रीटमेंट लिया है तो उसके बाद क्या कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए? जी, अगर फिक्स्ड हम ब्रेसेस की बात करेंगे तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी होते हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट मोडालिटी नहीं है जिसमें हम कुछ ड्रिल करते हैं दांतों के ऊपर और उसमें फिक्स करते हैं। दिस इज जस्ट कह सकते हैं एक डेंटल ग्लू। उससे हम दांत के ऊपर ब्रैकेट स्टिक करते हैं जो हम निकाल देते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो कोई भी सरफेस को ऑल्टर नहीं किया जाता है। इसलिए कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कि बहुत ही कड़क खाना, चिक्की खाना, तिल गुड़ खाना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है बोन्स तोड़ना, च्युइंगम खाना, कैरमल बेस्ड चॉकलेट खाना, एक्लेयर वगैरह यू नो। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है। इवन समोसा, उसका जो पीछे का क्रिस्पी पार्ट है वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट मेरे कई पेशेंट्स हैं जो फर्स्ट 3 मंथ्स फॉलो सब कुछ करते हैं टू द टी। 4th मंथ में वो ही मुझे आके कहते हैं, मोस्टली बच्चे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अरे डॉक्टर आपने कहा था ये नहीं खाने बट मैंने एक अलग तरीका डिजाइन किया है कि मैं ये खा सकती हूँ। तो वो अपने अपने तरीके से दे कम अप विद इट। अगर उसका ब्रैकेट टूटता भी है तो द सेम ब्रैकेट कैन बी स्टक, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यू आर गोइंग टू लूज नंबर ऑफ डेज, जैसे ट्रीटमेंट स्लो होता जाएगा क्योंकि महीने में एक बार पेशेंट को देखा जाता है। तो अगर वो उस महीने में उन्होंने ब्रैकेट तोड़ दिया तो उस दांत पर मूवमेंट नहीं होगा, तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। इसलिए फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस तो अच्छा रहेगा। अलाइनर्स के केस में इतने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि उसमें आप ब्रेसेस स्टिक नहीं करते हैं, वो रिमूवेबल है ऑप्शन। तो ऐसे टाइप के इमरजेंसीज या ब्रैकेट निकल गया, वायर निकल गया, ये कम देखने को मिलते हैं। तो उसमें इतने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन फिक्स्ड में यस है। ओके मैम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब ब्रेसेस लगवाते हैं तो उनको माउथ इन्फेक्शन होता है, माउथ अल्सर भी हो जाता है कई लोगों को। तो क्या उनको बाहरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? कुछ मेडिकेशंस आप सजेस्ट करते हो उनको? मैं हमेशा कहती हूँ कि जो नेचुरल टीथ है आपके उनको मेंटेन करना बहुत ईजी है, लेकिन द मिनट यू पुट समथिंग आर्टिफिशियल उसको मेंटेन करना ज़्यादा टफ है। इसके ऊपर अगर आपने एक ब्रैकेट लगवाया जो कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक पीस है तो आपका ब्रश पूरे सरफेस पे जाएगा नहीं जाएगा। तो एक स्पेशल ऑर्थोडोंटिक ब्रश आता है जो एकदम पतला बेबी बॉटल ब्रश जैसे होता है, तो आपको उस ब्रैकेट के अराउंड ब्रश करना होता है। तो जिसको 2 मिनट लगती है ब्रश करने के लिए उनको एडिशनली 5 मिनट्स लगेगी ब्रश करने के लिए। फ्लॉसिंग पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि वायर जाता है। तो फिक्स ब्रेसेस में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके वजह से हम क्या कहते हैं कि अडल्ट्स के लिए स्पेशली तो वो अलाइनर्स कराएं। लेकिन अल्सर्स जैसे आपने कहा ये बहुत कॉमन है फिक्स ब्रेसेस में, लेकिन एक 15 दिन में ये सेटल डाउन होते हैं। वो क्यों होते हैं? बेसिकली आपका जो
अंदर का सरफेस है लिप का, वो ब्रैकेट के अगेंस्ट रब होता है, फ्रिक्शन के कारण वो होता है। कुछ नॉर्मल जेल्स लिख के देते हैं हम, जैसे डोलो जेल, म्यूकोपेन वगैरह। अगर वो अप्लाई किया उन्होंने तो यूजुअली सेटल हो जाता है। अच्छा, स्पीच थोड़ी ऑल्टर हो सकती है फर्स्ट 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ के लिए। ऐसा लगेगा कि सलाइवा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि माउथ में एक फॉरेन बॉडी रहती है जी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दे इवेंचुअली सेटल डाउन। ओके, हो जाता है। मैम, और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या आप रिकमेंड करते हैं? मैं कहूँगी कि रिफाइंड फूड से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ब्रैकेट्स के अराउंड वो स्टिक हो जाते हैं। अगर उसको राइट टाइम पे नहीं निकाला गया तो वहीं पे डीके स्टार्ट हो सकता है। एरेटेड ड्रिंक्स थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए। और मैं कहूँगी कि 7 टाइम्स ज़्यादा आपको ओरल हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा कि अब मुझे ठीक से ब्रश करना है, अब दोनों बार ब्रश करना है। और ये हम हमारे टाइम में नहीं देखते थे। आई एम समबडी हु हैज अंडरगॉन ब्रेसेस एज अ चाइल्ड, लेकिन हमने कभी ये फेस नहीं किया क्योंकि हमारे डाइटरी प्रॉब्लम्स नहीं थे जी। लेकिन आज का जो जनरेशन है, मैं देखती हूँ कि उनको डिकेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका डाइट ही उस तरीके का फास्ट फूड टाइप का है, उनका वाटर इनटेक कम है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो मेंटेन कर सके अपने दांत। तो ये सारे रीजंस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप किस तरह का डाइट उनको सजेस्ट करते हैं? नॉर्मल हमारा खाना, जैसे लॉट ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे कैन हैव नट्स ऑल्सो। मतलब आप उसका शेल मत ब्रेक कीजिए, लेकिन यू कैन हैव द नट। एंड कोई भी टाइप का कपकेक हो गया या डोनट हो गया, यू नो, अवॉइड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। मिलेट्स खा सकते हैं, होल व्हीट खा सकते हैं, ब्रेड्स जो भी है। तो अगर हम पहले की तरह खाएंगे, जैसे हमारे सारे इंडियन फूड्स आर वेरी हेल्दी, एग्जैक्टली, तो वो सब खाएंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। डाइटरी डेयरी प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं हम, जैसे चीज हो गया, योगर्ट हो गया, मिल्क, दीज आर गुड फॉर योर टीथ। एप्पल्स हो गया, बट हाँ, फुल एप्पल नहीं खा सकते इस तरीके से, कट करके आप हर फ्रूट खा सकते हैं। मैम, मैंगो वगैरह भी आप रिकमेंड करते हैं क्या? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं। उसका जो आप कह रहे हैं वो फाइबर है, वो अटक जाता है, लेकिन फिर भी अगर हमने प्रॉपर्ली उसको गागल किया, रिंस किया, ब्रश किया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सीजनल फ्रूट्स हर खा सकते हैं। ओके मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करें ताकि वो अपना ओरल हाइजीन और अच्छे से मेंटेन कर पाए। आपको ब्रश ठीक से करना है जी, दोनों भी बार करना है। और जैसे अगर आपके ब्रेसेस है, जैसे मैंने कहा, टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ रश, यू नो, फ्लॉस प्रॉपर्ली, रेगुलरली आप डॉक्टर के पास जाइए चेकअप करने के लिए। कई बार मैंने देखा है कि फर्स्ट मंथ में आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, नेक्स्ट मंथ में फिर 2-3 मंथ्स के लिए गायब हो जाते हैं जी। फिर 4th मंथ में वापस आते हैं। क्या होता है ना कि हम भी वायर को टाइट करते हैं या ग्रेजुअली थिकर वायर पे जाते हैं। पहले एक थिन वायर होता है, फिर थोड़ा थिक होता है, फिर थोड़ा थिक होता है, तो उसमें क्या होता है, एक लैग आ जाता है आपके ट्रीटमेंट में, और फिर मुश्किल होते हैं टू पिक अप द पीसेस अगेन, और आप भी थोड़े लेजी हो जाते हो। वो कैसा है, एवरी मंथ आपने अगर डॉक्टर को देखा तो आप भी मोटिवेटेड रहते हो ट्रीटमेंट की तरफ। हाँ, और हमेशा आपको ये फील होगा, अगर फिक्स ब्रेसेस है स्पेशली, कि आपने जब डॉक्टर को देखा या मिला या आपका अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट 1 वीक के लिए दांत थोड़े सोर होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हम वायर को थोड़ा टाइट करते हैं, और उसी फेज में दांत एक्टिवली मूव हो रहे हैं। अगर आप नहीं जा रहे हो रेगुलरली डॉक्टर के पास, तो आपके दांत मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और महीने में हम उतना ही मूवमेंट कर सकते हैं जितना आपका जॉ, जितना आपका टूथ ले सकता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए नहीं आने वाली हूँ, आप ज्यादा टाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज उसके डेफिनेटली कुछ उल्टे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो आपको जाकर आपके डॉक्टर को मिलना है। अगर आप फिक्स ब्रेसेस कर रहे हैं, तो कई बार मेरे पेशेंट्स ट्रैवल करते हैं, तो हम रेफर कर सकते हैं आपको कोई और डेंटिस्ट को इन दैट सिटी। अलाइनर्स में यूजुअली ये प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिक्स ब्रेसेस में अगर आप जो सिटी में रह रहे हैं वहीं के डॉक्टर के साथ करना चाहिए तो बेटर है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को टीथ अलाइनमेंट पे इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप भी दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान हैं, तो आई स्माइल डेंटल सेंटर में आपको इसका समाधान मिल सकता है। आई स्माइल डेंटल सेंटर में कांटेक्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही।
हम आशा करते हैं जो जानकारी आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG टीवी पर। धन्यवाद।